टुडे टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इथिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से इथिक्स हैं, जिस तरह आप लोग इन्वायरमेंटल इथिक्स पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, इसी तरह ये भी तकरीबन सेम टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हट के है। इसमें जो है हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि क्या क्या इथिक्स होते हैं। जस्ट लाइक आप फर्स्ट देख सकते हैं, द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, क्या अखलाकी तौर पर राइट है, क्या रॉन्ग है, तो ये इथिक्स होता है, ठीक है। और एक वैलिड रीजन भी होता है उसके बिहाइंड, ठीक है। आल्सो असेस द रीजनिंग बिहाइंड अवर डिसीजंस, जो हम डिसीजन कर रहे होते हैं या हम जिस चीज पे भी काम कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग हो, चाहे वो ट्रांसजेनिक क्रॉपिंग का काम हो, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का हो, या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स हो, या जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स हो, जो भी चीज़ है, तो उसमें जो है हम रीजंस को है सर्च आउट करते हैं, और क्या राइट और रॉन्ग है वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बाज़ औक़ात हार्मफुल भी हैं, बाज़ औक़ात हाईली बेनिफिशियल भी होता है ये, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एज द लेटर डील्स विद मेनी सीरियस इश्यूज, ठीक है। अब जस्ट लाइक बहुत सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सीरियस इश्यू आ जाते हैं, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्ट होते हैं ह्यूमन नेचर के साथ, ठीक है, हेल्थ के साथ, फूड के साथ एंड इन्वायरमेंट के साथ। तो ये कोरिलेट करते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इथिक्स जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे जब हम काम कर रहे होते हैं, या उनके एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होते हैं, लैब्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो इनका जो है वो कंसर्न किसके साथ होता है, इन चीज़ों के साथ होता है, ठीक है, ह्यूमन, फूड एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम बायोटेक्नोलॉजिकली काम करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ये लीगल भी है या लीगल नहीं है, या इलीगल है। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय लीगल और इलीगल? इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक लीगल। अब इस तरह का तो हम मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह नहीं बना रहे जो कि हार्मफुल है, मे बी ह्यूमन रिस्क ना हो, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए रिस्क हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्क हो, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो, बैलेंस ना हो, जिसकी वजह से पोल्यूशन काज कर जाए, या इसी की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिले, बाकी को नुकसान हो। तो इस तरह के जो होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज को देखना पड़ता है। अच्छा, सेकंड, फूड, यानी कि अब जो हम बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं, एस्पेक्ट्स कर रहे हैं, क्रॉप से काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाता है कि फूड की जो है अगर हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं या क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इसके जो है अगर हम एडिशनल सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, या जीएमओ को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या कोई और मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। तो ये भी इथिक्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट है, वो है मेडिसिन। अच्छा, अगर मेडिसिन में चले जाएं, ड्रग्स के अंदर चले जाएं, तो तमाम केमिकल कंपाउंड्स को फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सर्च करते हैं, वो उनको जो है टेस्ट करते हैं, लेब्स के अंदर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, और उनको जो है हर चीज से, हर लिहाज से चेक आउट किया जाता है, तब जाके इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और जो अहम एस्पेक्ट है वो है डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर। अब कुछ इस तरह के इंटरनेशनली इश्यूज होते हैं, या कुछ जो क्रॉप्स होते हैं, या कुछ जो हम काम कर रहे होते हैं, मेडिकली काम कर रहे होते हैं या मेडिसिनली काम कर रहे होते हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज में तो हो रहा होता है, लेकिन पुअर कंट्रीज में नहीं हो रहा होता। अब मैं इसकी एग्जांपल बता दूं, जस्ट लाइक स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप लोगों को पता है कि एक जो है एज अ फूड तौर पर यूज किया जाता है, कहाँ पे? जस्ट लाइक कांगो पे यूज किया जा रहा है, नाइजीरिया के अंदर यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि टेक्नोलॉजीज तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ममालिक हैं। लेकिन इसी तरह आप देख लें, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे सॉइल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे क्रॉपिंग तो की जा रही है, टनल फार्मिंग की जा रही है, बाकी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी की थ्रू वहाँ क्रॉपिंग की जाती है, फ्रूट वगैरह उसको ग्रो कराया जाता है। लेकिन पुअर कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। तो ये भी इथिकल एस्पेक्ट्स में आ जाता है, क्योंकि अगर आप इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करें या डेवलप करवाएं, या आप जो है इन्वेशंस करें जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी कि पुअर कंट्रीज उसको यूज कर सके और डेवलप्ड कंट्रीज भी यूज कर सके। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं WHO वालों की, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है। अब जस्ट लाइक पोलियो की वैक्सीन है,
आपको पता है ये हाईली कॉस्ट, इसका जो होती है वो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं होती, जो है एक्सेसिबल नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि ये हाईली कॉस्ट की वजह से हर किसी के एक्सेस में नहीं होती, लेकिन WHO वालों ने इनको क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट करने का मकसद ये था कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हम वहाँ पे इसको ट्रीटेड करवाएं ताकि पोलियो से जान छूट सके। या जस्ट लाइक अब वैक्सीन आ जाती है कोरोना वायरस की, ठीक है, कोविड वगैरह की, तो इसमें क्या होगा कि WHO सबसे पहले रिकमेंडेड करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि पुअर कंट्रीज के अंदर उसको ट्रीट करवाया जा सके। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल यूज़ हो जाती हैं या मेडिसिनल यूज़ होते हैं या बाकी चीज़ें यूज़ करवाई जाती हैं, तो उनको ये भी देखा जाता है तो डेवलप कंट्रीज़ में भी उनको प्रमोट किया जाए, तो एज वेल एज पुअर कंट्रीज़ को भी जो है वो किया जाए, जो लोएस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। अच्छा, इसका एक और बहुत ज़्यादा अहम जो है एस्पेक्ट है वो है इन्वायरमेंट। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, सही है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, डेयरी इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेनिन इंडस्ट्रीज हो, चाहे बाकी तमाम जो भी इंडस्ट्री है जहाँ पे जितना भी काम किया जाता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको पता होगा कि शुगर केन इंडस्ट्रीज जो होती हैं या शुगर केन या शुगर की इंडस्ट्री होती है जहाँ पे शुगर कोन को बेचा जाता है, तो वहाँ पे सबसे जो मेन इशू होता है वहाँ पे अल्कोहल फर्मेंटेशन का होता है। अच्छा, अल्कोहल जब फर्मेंटेशन होती है तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्मेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, इवन 40 किलोमीटर तक उसकी जो है स्मेल जो है वो फील की जा सकती है। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। जी बेटा रमशा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? ऐसे नहीं सर, आपका गलती से हो गया था। जी बेटा, नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा ऐसी गलती से हो गया, दैट्स ओके। अच्छा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इंक्लूड आ जाती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इन्वायरमेंट को देखा जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे आपको एस्पेक्ट्स समझ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल इंट्रोडक्शन? लीगल इंट्रोडक्शन क्या होता है? नो कंसेंसस ओवर द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट आर एक्टिविटी। तो इसका कोई रिस्क जो है वो हाईली रिस्क तो नहीं है, यानी कि इसकी प्रोडक्शन से या एक्टिविटी से कोई मसाइल तो क्रिएट नहीं होते, ट्रेड डिस्प्यूट तो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइक हम इस तरह की जो है ट्रीटमेंट को प्रोमोट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ट्रेड डिस्प्यूट आ जाता है, यानी कि अगर जस्ट लाइक मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं कि मैं बेसिलस को इंट्रोड्यूस करवाता हूं किसी क्रॉप के अंदर, किसी वैरायटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, बेसिलस जो है बैक्टीरिया वो बाज़ोकात पैथोजेनिक भी होता है, यानी कि पैथोजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी भी प्रोड्यूस करता है बाज़ोकात, ठीक है, इन रेयर कंडीशंस में। लेकिन अब जो है हमारा मुआहदा या हमारा जो है MOU है किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ है, तो हमने उनको, यानी कि हमने उनको कहा कि हम एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम आपको कॉटन की वैरायटी दे रहे हैं जिसके अंदर बेसिलस जो है वो इंट्रोड्यूस है, यानी कि उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसी के थ्रू हमने एक जो है वैरायटी बनाई है। तो वो कंट्री क्या करेगी, फौरी तौर पर रिस्ट्रिक्ट करेगी, उसको लिमिटेड करेगी वो कंट्री, यानी कि अगर वो कंट्री के पास हमारे MOU साइन नहीं है तो वो यही कहेगी कि तो ये पैथोजन है बेसिलस, तो आप हमें ये नहीं भेज सकते या हम आपको नहीं कर सकते। या क्या करेगी, लेजिटिमेट, यानी कि उसके लिए एक लेजिस्लेशन बनाएगी, कानून बनाएगी, पॉलिसी मुरतब करेगी, तब जाके वो ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व होगा। तो लीगल के अंदर, लीगल पॉलिसीज के अंदर इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि अगर आप कोई प्रोडक्शन या कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, या आप लोग पेटेंट बनाने जा रहे हैं, या कोई डिस्कवरी बनाने जा रहे हैं, या इन्वेंशन बनाने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि लीगली वो जो है बाकी ममालिक के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो लोग एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा राइट और रॉन्ग डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, कुछ इस तरह के कानून होते हैं जो कि सिर्फ नेशनली होते हैं, कुछ इंटरनेशनली होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनली लॉज के मुताबिक भी इन चीज़ों को देखा जाता है कि इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। हमने तो एक प्रोडक्ट या पेटेंट बना लिया, लेकिन जो है
इसकी जो है बाकी दुनिया के अंदर या इंटरनेशनली इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है। अच्छा, इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें लीगल इंट्रोडक्शंस के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि ये इवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉपुलेशंस को हिट तो नहीं करी, पॉपुलेशन के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, क्योंकि इस पे सबसे जो ज्यादा काम किया जाता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड काम होता है, ठीक है। अब जस्ट लाइक फिशरीज पे काम है, लाइव स्टॉक पे काम है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे काम है, या मेडिसिनली काम है, तो इन चीजों को देखा जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम मस्ट रेस्पेक्ट व्यूज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि पॉपुलेशन को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो है शीप्स पाकिस्तान में आई थी, ऑस्ट्रेलियन शीप्स, लेकिन वो हाईली इन्फेक्टेड थी, ठीक है। वो शीप्स क्या थी, वो यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोड ऑफ करके वो लोग चले गए थे। एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो हाईली जो है इन्फेक्टेड थी, और कुछ इस तरह के डिजीज थे वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही नहीं थे, वो डिजीज पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को सूट ही नहीं करते थे। तो जो काफी साइंटिस्ट ने या काफी लोगों ने इस पे एतराज उठाया था कि ये जो है डिजीज यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इन चीजों को देखा जा सकता है, यानी कि बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि पॉपुलेशन और स्टेट और बाकी इन्वायरमेंट को भी इस चीज के अंदर देखा जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक रॉन्ग टू इम्पोज अनसेफ और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि ये अनसेफ है या अनडिजायरेबल प्रोडक्ट तो नहीं है, तो ये जो है एक्सेप्शंस बेस्ड करती है डेमोक्रेसी में, ठीक। और सेकंड एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन साइंस, ठीक। अब साइंस पे क्या बेस करती है, साइंस पे ये बेस करती है ये कि ये जो है अप्रूव्ड है नहीं है, कितना एक्सेस है इसके अंदर, ये साइंटिफिकली ट्रीटेड है या नहीं है, और इसके अलावा क्या नुकसानात हैं, और इसके क्या केमिकल कंपाउंड्स को यूज किया गया है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज किया गया है, कौन कौन से प्रोटोकॉल से इसको जो है पास आउट किया गया है, तब जाके ये जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। तो ये क्या एक्सेप्शन बेस करती है, साइंस पे बेस करती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन आपकी किस बेस पे करती है, डेमोक्रेसी पे बेस करती है, और दूसरी साइंस पे करती है, ठीक है। लेक ऑफ साइंटिफिक प्रूफ, क्या साइंटिफिकली प्रूफ है, इसमें क्या प्रूफ आ जाता है कि ये जो है साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रिकॉशनरी अप्रोच नीड टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें जो है तमाम प्रिकॉशंस को जो है वो अप्रोच किया गया है या नहीं किया गया, इन चीज़ों को देखा जा सकता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड जीएमओ, ठीक है। क्या होता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है और जीएमओ क्या होता है, ठीक है, इसका क्या रोल होता है। हालांकि जीएमओ का मैं तो आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, तो व्यूज ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी रेस्पेक्टेड इफ एन एग्रीमेंट कंटेंस। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई एग्रीमेंट है आप लोगों का अगर कोई, ठीक है, किसी मुल्क के साथ, ठीक है, तो वो मुल्क क्या करता है, इन चीज़ों को रेस्पेक्ट करता है, इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। अगर आप जीएमओ कोई मॉडिफाई कर रहे हैं या जीएमओज बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा पहले पॉपुलेशंस को देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी पॉपुलेशंस को तो कहीं नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी अलोन कैन नॉट जस्टिफाई या derogations from WTO लॉ। व्हाट डू मीन बाय WTO लॉ, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज को फॉलो किया जाता है, ठीक है। उन लॉज को फॉलो करके फिर जो है हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट हम जो है वो फिर इसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, WTO जो होता है जो है इसका इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसके मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है डिटेल तो अगर आप देखना चाहें तो WTO के आप देख सकते हैं और उसको जो है स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये रिपीट करें जरा।
किस चीज को दोबारा, WTO को? यस सर। अच्छा, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तमाम दुनिया के जो हैं जो भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कुछ इथेक्स होते हैं, ठीक है, लीगल इथेक्स होते हैं, उनको जो है फॉलो किया जाता है कि आप अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, कुछ डेंजरस ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है, या बायोवार के पर्पस के लिए तो आप यूज नहीं कर रहे। तो इस तरह के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और इथिक्स जो है वो WTO के जो हैं उसमें आ जाते हैं, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज उसके मेंबरशिप उनकी होती है, ठीक है। और अगर कोई उनको फॉलो नहीं करता या रीनेगोशिएट करता है तो उनकी मेंबरशिप को भी वो किया जाता, कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो GMO को जब भी आप आइडेंटिफाइड करते हैं या उनको बारे में बताते हैं तो सबसे पहले वो देखा जाता है कि इसका कोई हार्म तो नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट जो हेल्थ के पास तो नहीं, हेल्थ में कोई इफेक्ट तो नहीं है, चाहे वो हेल्थ किसी की हो, ह्यूमन रिस्क हो या एनिमल रिस्क हो या किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिस्क हो, तो इन दोनों चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आप लोगों को जो है बताई जाए या कोई इम्पोर्टेंट। द मोटिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क, एक रिस्क होता है, मोटिलिटी का भी रिस्क होता है, ठीक है। इस तरह की कोई ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है या इस तरह की कोई जो है प्रोटोकॉल तो यूज नहीं किए गए जिसकी वजह से मोटिलिटी प्लस हो जाए, मोटिलिटी जो है मल्टीप्लाई हो जाए, या मोटिलिटी की वजह से जो है मोर्टेलिटी आ जाए जिसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है वो जो है वो पास कर जाए। यहाँ जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक हम वीट को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब वीट को भी चेक आउट किया जाता है, उनके रैंडमली सैम्पलिंग की जाती है, किस चीज़ से ये ट्रीटेड है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो किस किस प्रोसेस से और किस किस जो है अपना प्रोटोकॉल यूज करके इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। और अगर ये यूज किए जाएंगे ग्रेन्स तो इसका क्या नुकसान है और क्या फायदे, तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड द पुअर। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है फूड का, ठीक है। कुछ ममालिक, मैंने आपको अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिस तरह कांगो है और जिस तरह नाइजीरिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, सोमालिया है, या कुछ इस तरह के और भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ पे जो हैं फूड बहुत बड़ा इशूज़ है। वहाँ पे अगर क्रॉपिंग होती है तो सिर्फ 2 क्रॉप होती है, क्योंकि उनका सॉइल जो इन्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। एक मेज़, ठीक है, बाजू का मेज़ नहीं होती तो स्वीट पोटैटो जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, शकरकंदी जिसको कहा जाता है आई थिंक, तो वो ग्रो होती है, ठीक है, वो भी सीजनली क्रॉप है, ठीक है, वो भी सीजनली क्रॉप होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे फूड का बहुत बड़ा इश्यूज है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो हाई फिगर जो है वो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें 50% ऑफ देम आर चिल्ड्रेन, ठीक है, और 40,000 डाई ईच डे, ठीक है। ये जो साइन आप देखिए अबाउट होता है, ठीक है, 600 मिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड, ठीक, 40,000 डाई ईच डे ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, 50% ऑफ देम आर चिल्ड्रन। जो 40,000 पीपल वर्ल्ड वाइड की ये फिगर है, 40,000 ईच डे जो है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें से 50% जो है वो चिल्ड्रन होते हैं। बाज़-औक़ात रात के लिए भी उनके लिए खाना नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ठीक, और ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और इन कंट्रीज के अंदर जो हैं बहुत, इन कंट्रीज जो मैंने आपको बताया है ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अच्छा, मोस्ट लिमिटिंग रिसोर्सेज फॉर फूड प्रोडक्शन लैंड एंड वाटर, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं फूड प्रोडक्शन के वो एक लैंड है, सेकंड वाटर। कुछ कंट्रीज के अंदर जो है सोमालियन वगैरह कंट्रीज है, वहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा जो है वो समंदर पे है,
ठीक है, ओशन पे है। अब जाहिर बात उनके पास लैंड नहीं है, वाटर तो बहुत ज्यादा है लेकिन ब्रेकिश वाटर है, ओशन वाटर, लेकिन लैंड नहीं है, तो वो किस तरह से क्रॉप करें। तो इन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा इश्यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज यील्ड्स ऑन द अवेलेबल लैंड, अगर सॉल्यूशन क्या होता है इनका, सॉल्यूशन ये है कि वो इंक्रीज करें, यानी कि प्लस करें। किस चीज को प्लस करें, यील्ड को प्रेस करें। यानी कि अब जाहिर बात है यहाँ पे अब क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वहाँ पे जो है उनके पास इतने रिसोर्सेस हों, वो उनको जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड कराए, ठीक है, और उन क्रॉप्स को जो है यील्ड को प्लस कराए, ताकि कुछ प्रोडक्टिविटी जो है कैपेसिटी इंक्रीज हो। और ये कहाँ किस तरह पॉसिबल है, जब पॉसिबल है जब बायोटेक्नोलॉजिकली इसको जो है वो रेफर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट इनफ टू एरिडिकेट पॉवर्टी। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्म है जिसका मकसद ये होता है कि आप ग्रीनरी को प्रमोट करें, ठीक है। अब बाज़-औक़ात ग्रीन रेवोल्यूशन का हम टर्म तो यूज कर लेते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात वो नहीं होता। अब एक कुछ इस तरह के ट्रीज होते हैं वो फालतू होते हैं, ठीक है। अब बेम्बो ट्रीज सबसे ज्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं सोमालियन कंट्रीज के अंदर या बाकी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, लेकिन बेम्बो ट्रीज का कोई फायदा नहीं है। बेम्बो ट्रीज का क्या फायदा है वहाँ पे? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है लेकिन एज अ फूड के तौर पर यूज नहीं किया जाता, फूडर के तौर पर यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसी तरह अगर वहाँ पे मोरिंगा, आई थिंक मोरिंगा का इन्वायरमेंट सूटेबल है भी या नहीं, अगर मोरिंगा को प्लस करवा दिया जाए तो वहाँ तो वो एज अ फूड के तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या इस तरह का जो प्लांट है या वेजिटेशन है जिससे फूड भी हासिल किया जाता है तो वो हाईली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? नीड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, तो अब ये सॉल्यूशन होता है कि हम क्या करते हैं, यानी कि WHO वाले ये रिकमेंडेड करते हैं जो बाकी कंट्रीज है जिनके पास लैंड भी है, जिसके पास वाटर भी है, वो क्या करें कि वो फूड प्रोडक्शन के अंदर प्लस करें, इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट करें, ठीक है। कौन सी कंट्रीज को? पुअर कंट्रीज को, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ये नहीं कि हाईली प्राइसेस पे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे। अब जस्ट लाइक हम अफगानिस्तान को बाज़-औक़ात वीट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या मसला है? वाटर का मसला है। वहाँ पे लैंड तो बहुत है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वाटर का मसला है, और वो जो है रिच नहीं है सॉइल। अच्छा, पाकिस्तान के में जो कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कंट्री है कि रिच सॉइल है। अब ये सीजन है आपका रेनफॉल का सीजन। अगर आप चले जाएं आउट ऑफ सिटी, कराची के बाहर चले जाएं, अगर आप माउंटेन्स एरिया देखेंगे, रॉकी एरियाज देखें, वो लश ग्रीन हो चुके हैं अभी, क्योंकि आपकी सॉइल रिच है, उसके अंदर सीड जो है डार्मेंसी या सीड जो है बैंक बहुत हाईली क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। चलें इस चीज़ को छोड़े, आप डिजर्ट्स एरिया के अंदर चले जाएं, वहाँ पे अभी अभी रेनफॉल में चाहेंगे तो आपका जो है वहाँ पे रेनफॉल के बाद आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। क्रॉप्स ना तो, अगर क्रॉप्स नहीं है तो मेडिसिनल क्रॉप्स है, ठीक है, वाटरमेलन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स आ जाते हैं। वहाँ पे लोग जो हैं वो ग्रो करवाते हैं क्रॉप्स को। तो इन रेनफॉल की सीजन में वो रिच है। मशरूम भी बहुत ज़्यादा अभी जो है वो डिजर्ट्स एरिया में ग्रो कर रहे हैं। तो बाकी कंट्रीज के अंदर जो है, अब अगर चले जाएं अरबियन कंट्रीज हैं या बाकी अगर कहीं और पे चले जाए तो वहाँ उनके डिजर्ट्स जो होते हैं वो फर्टाइल डिजर्ट नहीं है, उनके अंदर सॉइल के अंदर सीड बैंक नहीं होता। अच्छा, अब अगर आप देखें ग्रोइंग कंसर्न GMO क्रॉप्स वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अगर आप इसको जूम आउट करेंगे, अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी जो है जेनेटिकली GMO क्रॉप्स प्रोडक्शन में जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अगर आपको नजर आ जाए ये वर्ल्ड वाइड का जो है मैप, ठीक है। तो अगर आप देखें आपको ये पाकिस्तान नजर आ रहा होगा, आपको कर्सर नजर आ रहा है, ये पॉइंटर? जी बेटा, जी सर, आ रहा है। ये पॉइंटर नजर आ, ये जो आप देख सकते हैं मैप पाकिस्तान का, ठीक है। ये जो ग्रीन कंट्रीज है, ठीक है, ये क्या है? कंट्रीज विद कमर्शियली कल्टीवेटेड GM क्रॉप्स, ये 2011 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो 93% जो है वो जेनेटिकली, ये जो स्टेट है US वाले, US, ये जो US में आपको दिखा रहा हूँ, ये US जो है 93% जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को क्या करवाते हैं? ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 27%, ठीक है, उसको करवाते हैं, और बाकी कुछ कंट्रीज हैं वो भी इसी तरह जो है वो
इसको जो है वो क्रॉप को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान अगर आप देख सकते हैं, इंडिया देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करवा रहे हैं क्रॉप्स को, और इन क्रॉप्स को जो है वो जो कि ग्रेन्स हैं या जस्ट लाइक पल्सेस हैं, तो उनको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, आगे चलेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर कंट्रीज मीन के लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे पॉवर्टी रेट जो है वो हाई होता है। पॉवर्टी रेट हाई क्यों होता है? वो इसके जो है काजेस ये होते हैं कि नंबर 1 वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है। नंबर 2 वहाँ पे इकोनॉमिकली कोई इम्पोर्टेंट इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिसको जो है वो एक्सपोर्ट करके जो है बेनिफिट लें, तो उनका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वो पीछे होते हैं, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें या वर्ल्ड वाइड के तौर पर अपने आप को ला सकें। ठीक है। या जियोग्राफिकली उनकी जो है पोजीशन या लोकेशन ऐसी होती है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर आप अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान में जो है कुछ हाईली इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जस्ट लाइक उनके पास जो है माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा माइंस हैं। ठीक है। अब जिस तरह बलूचिस्तान के जो है माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा माइंस है, इसी तरह जो है अफगानिस्तान के जो माउंटेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा माइंस प्रेजेंट हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है गैस, पेट्रोल है या फ्यूल वगैरह हैं, उनके बहुत बड़े जो हैं ज़ख़ीरे वो भी हैं वहाँ पे, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, सर्च आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के को किस चीज़ के लिए कहा जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा जाता है कि वो जीएमओ क्रॉप्स को क्या है वो प्रोमोट करें, उनको जो है वो प्रोमोट करके उनको लगाया जाए ताकि वो बाकी जो हैं कंट्रीज़ को हम वहाँ पे जो हैं उनको वहाँ पे पहुँचाया जा सके। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ जो हैं जीएमओ क्रॉप्स को डेवलप नहीं करवा रहे या उनको प्रोमोट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके मुताबिक कुछ इसके नुकसान हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फार्मर्स को भी पहुंचते हैं, और बाकी जो हैं उनकी टेक्नोलॉजिकली उनको भी जो है वो मिसहैंडलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे जो हैं इसके अंदर इश्यूज भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑफ द क्रॉप्स ऑफ द पुअर दैट इंक्लूड कसावा, राइस, मिलेट्स, sorghum, स्वीट पोटैटो, याम्स, लेग्यूम्स। ओनली राइस हैज बेनिफिटेड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो पुअर कंट्रीज के अंदर जो है राइस को तो बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, राइस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया गया है, लेकिन जो कसावा है, मिलेट्स हैं, सोरगम हैं, स्वीट पोटैटो है, येम्स हैं और लेग्यूम्स हैं, इन पे जो है वो काम नहीं किया गया। ठीक है। उन पे काम नहीं हो रहा या नहीं किया गया। ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज कंसर्न्स एंड फियर्स रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ फूड्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी फर्दर डैम्पन डेवलप। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो सेफ्टी ऑफ फूड्स पे। ठीक है। अगर हम सेफ्टी ऑफ फूड्स यानी कि फूड हम अगर प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उनके जो है वो नुकसान तो नहीं हो रहा, इसकी वजह से बाकी क्रॉप को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर हम डेवलप भी करवा लेते हैं, ग्रो भी करवा लेते हैं, तो बाज़ औक़ात उसके सॉइल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी बाज़ औक़ात जो है वो नुकसान भी हो जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हर क्रॉप सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जो कर रहा है वो NPK। ठीक है। तो NPK जो है सबसे ज़्यादा प्लांट्स, सबसे ज़्यादा क्रॉप्स यूटिलाइज करता है, और हमारी जो सॉइल है सबसे ज़्यादा इसी वजह से जो है सबसे ज़्यादा इसकी कमी को फेस कर रही है। ठीक है। और पाकिस्तान में वैसे भी प्लांट टिश्यू कल्चर का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 10% जो है प्लांट टिश्यू कल्चरिंग सक्सेसफुल है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशंस तो अब वर्ल्ड वाइड तौर पर बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं। ठीक है। importance of risk assessment prior to implementing use, generally involving field trials।
अब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती हैं, कुछ रिस्क को देखने के लिए जो है वो फील्ड ट्रायल करवाए जाते हैं। फील्ड ट्रायल बेस पे काम किया जाता है कि फील्ड ट्रायल करवा के हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी जो है इस क्रॉप के अंदर जो है पोटेंशियल है, इन चीज़ों को जो है वो कर सकती है, नहीं कर सकती इन चीज़ों को जो है एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा इसकी कॉस्ट कितनी आ जाती है, क्योंकि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। और ज़ाहिरी बात है, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, और जो है बाकी पुअर कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है, इन चीज़ों पे भी काम किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक इदारा है UNEP। ठीक है, UNEP क्या है? ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही इदारा है, जिसका जो है फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? कुछ इस तरह के एनवायरमेंटल प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है, कुछ जो है ट्रेनिंग जो है कंट्रीज को ट्रेन कर रहा होता है कि आपको किन बायो सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किन चीज़ों को देख के आप रिस्क असेसमेंट को लो कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट को देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, poor countries and some developing ones cannot assess impact of GMOs and minimize any risk। ठीक है, तो UNEP का काम यही होता है कि वो मिनिमाइज कर सके रिस्क को, क्योंकि अगर पुअर कंट्रीज तो नहीं कर सकती और ना ही डेवलपिंग कंट्रीज कर सकती हैं असेस। क्यों नहीं असेस कर सकती? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज अगर इन चीज़ों को असेस करने लगी तो वो क्या करेंगी कि बाकी चीज़ों को तो फिर आइंदा इन चीज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आ जाते हैं, खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ही यूनाइटेड नेशंस ने UNEP का कयाम किया, ताकि UNEP इन चीज़ों को देखे और बायो सेफ्टी को प्रोमोट करे, और ताकि इन चीज़ों को प्रोमोट किया जा सके। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल कंपनीज डू नॉट टेंड टू मार्केट GM प्रोडक्ट्स दैट हैव नॉट गॉन थ्रू रेगुलेटरी प्रोसीजर। अच्छा, जो इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती हैं कि उन प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करती, GM प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करती, जो कि बाकी रूल्स और रेगुलेशन, UNEP के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को अगर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता तो वो इंटरनेशनल कंपनीज उन चीज़ को बैन कर देती है, GM प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। ट्रांसबाउंड्री इश्यूज, ट्रांसबाउंड्री का इश्यूज यही होता है इनके वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ट्रांसबाउंड्री इश्यूज एज कंट्री ऑफ इंपोर्ट मे नॉट हैव द सेम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज द कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा, क्या होता है? ट्रांसबाउंड्री इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि अगर जस्ट लाइक हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे पास जो है रूल्स रेगुलेशन कुछ और हैं, बाकी कंट्रीज के कुछ और हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए UNEP गाइडलाइंस जो होती है उसको फॉलो किया जाता है, जो कि दोनों कंट्रीज के लिए, यानी कि तमाम कंट्रीज के लिए वो रिकमेंडेड होती हैं और वो एक्सेप्टेबल होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफरेंस एस्पेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एस्पेक्ट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से इश्यूज और एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। ठीक, तो इसके अंदर ह्यूमन लाइफ के अंदर, जी साइम खान बेटा। सर ये ऊपर जरा आप रिपीट करवाए। अच्छा, मैं दोबारा इस पे चेंज कर देता हूँ। ये सर एंड वाला, एंड ट्रांसबाउंड्री। ठीक है, यस। अच्छा, ट्रांसबाउंड्री इश्यूज क्या होते हैं कि कुछ कंट्रीज के अंदर रूल्स और रेगुलेशन कुछ अलग हैं, बाकी कंट्रीज के लिए अलग हैं। मेरा मकसद कहने का ये है कि कुछ इस तरह के